नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार के दो शहरों सासाराम और बिहार शरीफ में सांप्रदायिक हिंसा का सबसे ज्यादा असर दिखा। हिंसा के 6 दिन बाद शहर में पूरी तरह से शांति है, जनजीवन पटरी पर लौट चुका है, लोग एक बार फिर से अमन चैन के साथ रहने लगे हैं। लेकिन इस पर अब सियासत शुरू जो हुई है वो थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी का 2 प्रतिनिधिमंडल सासाराम और नालंदा के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए गया था, लेकिन प्रशासन ने दोनों ही जगहों पर प्रतिनिधिमंडल को पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं दिया। बिहार और सासाराम में सांप्रदायिक हिंसा की आग भले ही बुझती हुई दिख रही हो, लेकिन हिंसा पर सियासत की आग तेज होती जा रही है। पटना से बीजेपी का 2 प्रतिनिधिमंडल हिंसा प्रभावित सासाराम और नालंदा के लिए रवाना हुआ, लेकिन प्रशासन ने दोनों ही प्रतिनिधिमंडल को हिंसा प्रभावित इलाके में जाने और पीड़ित परिवारों से मिलने से रोक दिया। नालंदा जाने वाली बीजेपी की टीम का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा कर रहे थे, जबकि सासाराम जाने वाली टीम को पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी लीड कर रहे थे। नालंदा गए बीजेपी प्रतिनिधिमंडल को प्रशासन ने सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए गुलशन कुमार के परिजनों से मिलने नहीं दिया, जिससे नाराज नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकार पर निशाना साधा। विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार धारा 144 की आड़ में सच छुपाना चाहती है। और सरकार अगर जो इतनी डरी हुई है तो फिर सत्ता में रहने का क्या उचित है। मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, वही गृह मंत्री हैं, तो उनको तो इस्तीफा दे देनी चाहिए नैतिकता के आधार पर। जो अपना जिला भी नहीं संभाल सकते वो राज्य कैसे चलाएंगे। सासाराम जा रहे बीजेपी के दूसरे प्रतिनिधिमंडल को तो प्रशासन ने सासाराम पहुंचने नहीं दिया। विक्रमगंज के मोहनी के पास बीजेपी प्रतिनिधिमंडल को रोक दिया गया और बैरंग वापस भेज दिया गया। यह स्थिति कैसे सामान्य हो, इसके लिए लोगों से मिलना चाह रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन ने आज अपनी सीमा पर रोका है। या दुर्भाग्य। कुछ ऐसा ही AIMIM के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुआ। इन्हें बिहार शरीफ के बाहरी इलाके में ही प्रशासन ने रोक दिया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने जिला प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया। ईमान का कहना है कि कांग्रेस और बाकी पार्टियों को तो जाने की इजाजत दे दी गई, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। यही हम लोग जानने के लिए आना चाह रहे थे, आपने अलाउ नहीं किया, सब बाकी लोगों को अलाउ किया। तो मैं परसों आ रहा हूं, कल तो हाउस से परसों आ रहा हूं। बोले ठीक है आइए। मैं परसों आया साहब, अगर आपको 144 है तो वायलेशन तो दूसरे लोग आए, कल भी लोग आए, माले के लोग आए, कांग्रेस के लोग आए, भाजपा के लोग आए। सांप्रदायिक हिंसा के बाद 31 मार्च से ही नालंदा और सासाराम में इंटरनेट बंद है। प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देकर बीजेपी और AIMIM के प्रतिनिधिमंडल को हिंसा प्रभावित क्षेत्र में जाने से रोक दिया। लेकिन सवाल है कि नेताओं के जाने से हालात बिगड़ने का डर है, तो फिर कांग्रेस के नेताओं को बिहार शरीफ क्यों जाने दिया गया। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक और सासाराम से अजित कुमार की रिपोर्ट। वैशाली के कटहरा इलाके में गांव में गुंडागर्दी और पिटाई का आरोप एक ऐसे शख्स पर लगा है जिसका संबंध प्रतिबंधित संगठन PFI के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल से है और वो NIA का मोस्ट वांटेड है। जमीन पर कब्जे को लेकर अपने गुर्गों के साथ उसने गांव में मारपीट की, जिसकी तस्वीरें CCTV कैमरे में भी कैद हो गईं। पुलिस भले कार्रवाई की बात कह रही हो, लेकिन आरोपी मोहम्मद रियाज खुलेआम गांव के लोगों पर ज्यादती कर रहा है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। शरीर पर गहरे जख्म के निशान दिखा रहा ये है मोहम्मद फारूक, जो हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती है। इसकी ये हालत की है एक ऐसे शख्स ने जिस पर प्रतिबंधित संगठन PFI से जुड़ने का आरोप लगा है। आरोप है कि मोहम्मद रियाज PFI के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल से जुड़ा है और NIA का मोस्ट वांटेड आरोपी है। बिहार में जो मोस्ट वांटेड आरोपियों की सूची है उसमें मोहम्मद रियाज का 19वां स्थान है। PFI की शह पर ये कैसे वैशाली के कटहरा थाना क्षेत्र में दबंगई करता है, इसकी वानगी वायरल हुई इस तस्वीर में देखी जा सकती है। तालसेहान गांव में जमीन पर कब्जे की नीयत से कैसे एक घर के मालिक की अपने गुंडों के साथ ये पीटने पहुंचता है। ये तस्वीर घर के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। कैसे 5-6 आरोपी एक शख्स की पिटाई कर रहा है।
वो भी हाथों में तलवार और डंडे लेकर बुरी तरह जख्मी हुए मोहम्मद फारूक और उसके परिजनों की पीड़ा से समझ सकते हैं। SDPI से पार्टी से जुड़ा हुआ ना। हाँ, बहुत लोग ऐसे आते हैं, वहाँ जाते हैं, मगर हमसे क्या मतलब, उसके दरवाजे पर आ रहा है, जा रहा है, हम क्या करें। लगभग 8 आदमी थे, मगर जब हमको मारने पहुँचे तो लगभग 5 आदमी थे। 5 आदमी थे। मेरे दरवाजे पर चढ़ के मारे। तो PF5 से जुड़ा हुआ है। SDPI का महुआ विधानसभा का अध्यक्ष है वो SDPI का, और उनके ऊपर भी केस चल रहा है अभी, लेकिन पुलिस वाले क्यों नहीं पकड़ रहे, उसने हमको नहीं पता इसके बारे में। वारदात की लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस आरोपी पर कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। वीडियो में दिख रहा है मैडम कि NIA के केस में आरोपी जो है रियाज अहमद, उनका आरोप उन पर लग रहा है कि वो मारपीट कर रहे हैं, ऐसा कुछ। देखिए, इस संबंध में मैं कहा कि दोनों तरफ से आवेदन आ रहे हैं, मारपीट में कौन लोग इन्वॉल्व हैं उन सब का जांच किया जाएगा, और अगर किसी का आपराधिक इतिहास है तो भी खंगाला जाएगा। देश के प्रतिबंधित संगठन PFI से तार जुड़ने के बावजूद मोहम्मद रियाज कैसे खुलेआम घूम रहा है, इस पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि NIA का मोस्ट वांटेड आखिर खुलेआम कैसे घूम रहा है? PFI से जुड़े मोहम्मद रियाज को कौन शह दे रहा है? शिकायत के बावजूद इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? कटहरा थाने की पुलिस कार्रवाई से क्यों बच रही है? न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात मनीष कश्यप की। जी हां, तमिलनाडु फर्जी वीडियो मामले में गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मदुरई पुलिस ने जहां मनीष पर NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया है, वहीं पर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में मनीष कश्यप के वकील की अपील को मानने से इनकार कर दिया। मनीष कश्यप के वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने तक मदुरई पुलिस द्वारा लगाए गए रासुका को निरस्त करने की मांग की थी, लेकिन न्यायालय ने मनीष कश्यप के वकील की मांग पर कहा कि जब तक कागजात नहीं पढ़े जाएंगे तब तक इस पर कोई फैसला नहीं किया जा सकता। इस मामले में अब अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। बिहार पुलिस मुख्यालय से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। तमिलनाडु फर्जी वीडियो मामले में गिरफ्तार किए गए मनीष कश्यप के बारे में अब सुप्रीम कोर्ट 10 अप्रैल को सुनवाई करेगा। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच वाली खंडपीठ से मनीष कश्यप के वकील ने कहा कि उनके ऊपर मदुरई पुलिस द्वारा NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है, और चूंकि इस मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, ऐसे में NSA पर रोक लगा दी जाए। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि मामले को पढ़े बिना इस पर कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता, लिहाजा अब मनीष कश्यप से जुड़े मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 10 अप्रैल को की जाएगी। इसके पहले मनीष कश्यप के वकील की तरफ से कल बेल दाखिल किया गया था, बेल के लिए पिटीशन, और कहा गया था कि मनीष कश्यप का जो मामला चल रहा है अलग अलग राज्यों में, उसको एक जगह क्लब कर दिया जाए, और इसी पर आज सुनवाई की गई थी। लेकिन अब मामले की अगली तारीख 10 अप्रैल में मुकर्रर की गई है। उधर इस पूरे मामले में मनीष कश्यप को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। अगले 14 दिनों के लिए मदुरई सेंट्रल जेल में उसको रखा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पुलिस रिमांड मांगी गई थी मदुरई साइबर क्राइम की तरफ से, वो कोर्ट ने खारिज कर दिया, उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजने का फैसला लिया गया। अब देखना होगा 10 अप्रैल को इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, तब मनीष कश्यप के लिए राहत मिलती भी है या नहीं। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उनके दिल्ली आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के समय बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी वहां मौजूद रहे। सवाल है कि क्या पवन सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? जिसके गानों पर पूरा बिहार झूमता है, जिसकी आवाज का जादू बिहार के लोगों के सर चढ़कर बोलता है, जिसे भोजपुरी का पावर स्टार बोला जाता है, क्या वो अब पॉलिटिक्स में पावर दिखाएगा? ये हम यूं ही नहीं कह रहे, इसके पीछे वजह है ये 2 तस्वीरें, खुद देख लीजिए। भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उनके दिल्ली आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के वक्त बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद रहे।
पवन सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े से भी मिले, जहां सांसद संजय जायसवाल भी मौजूद रहे। वैसे तो पवन सिंह काफी पहले से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन पवन सिंह के समकालीन भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता मनोज तिवारी, निरहुआ और रवि किशन पहले से ही सांसद हैं। ऐसे में अब कयास लगाया जा रहा है कि क्या पवन सिंह की 2024 में सक्रिय राजनीति में एंट्री होगी। इस सवाल का जवाब देते हुए सांसद संजय जायसवाल ने कहा, वक्त के साथ सब कुछ हो जाता है, जब वक्त आएगा पार्टी सोचेगी। पवन जी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। पवन जी लगातार हम लोगों के साथ ही रहते हैं। पिछले 19 के चुनाव आप याद कीजिए, 20 का चुनाव मेरे साथ उन्होंने पूरा बिहार का दौरा किया था। कल वह हम लोग के पास बैठे थे, हम सब अपने औपचारिक वार्तालाप हो रही थी माननीय विनोद तावड़े जी से। जाहिर बात है, जब वो बिहार के प्रभारी हैं और पवन सिंह बिहार में भोजपुरी समाज में सबसे बड़े नाम हैं, तो उनसे शिष्टाचार मुलाकात माननीय विनोद तावड़े जी के साथ हुई। भोजपुर के रहने वाले पवन सिंह ने भोजपुरी गानों से अपने करियर की शुरुआत की थी। 1997 में पवन सिंह का पहला एल्बम ओढ़निया वाली से रिलीज हुआ। उसके बाद तो पवन सिंह ने एक के बाद एक हिट एल्बम दिए और देखते ही देखते भोजपुरी के पावर स्टार बन गए। आज भी पवन सिंह के गाने YouTube पर ट्रेंड करते हैं। देखना होगा कि पवन सिंह क्या वाकई राजनीति में हिट होते हैं या फ्लॉप। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार के पहले अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट का मुजफ्फरपुर में उद्घाटन कर दिया। मोतीपुर प्रखंड के मुरादपुर में बिहार का पहला अनाज आधारित इथेनॉल फैक्ट्री लगाया गया है, जहां हर रोज 250 टन अनाज की खपत होगी। और इस मौके पर मंच पर बीजेपी नेता और तत्कालीन उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन भी मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी पर पुराने दिनों को याद करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने शहनवाज हुसैन पर तंज कसते हुए कहा कि अब इनको कोई मंत्री नहीं बनाता। और बिहार सरकार के माननीय पूर्व उद्योग मंत्री, और ये तो अटल जी की सरकार में मेरे समय में भी केंद्र में भी मंत्री रहे। अब आजकल तो इनको मंत्री नहीं बनाता है इनको तो, लेकिन फिर भी यहाँ रहे तो इनसे तो हमारा पुराना संबंध है। इनको एमपी भी सबसे पहले हम ही लग के लड़वाए थे, इसलिए जान लीजिए आप लोगों को। तो हम तो चाहते हैं कि और तो खूब मौका मिले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में बैक क्लस्टर का निरीक्षण भी किया और सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री की तरफ से इस दौरान बिहार सरकार में वित्त मंत्री विजय चौधरी, उद्योग मंत्री समीर महासेठ सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में इथेनॉल प्लांट के उद्घाटन से पूर्व उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन काफी खुश हैं। शहनवाज हुसैन ने कहा कि जिस तरह कुम्हार कच्चे मिट्टी का घड़ा बनाता है, जब घड़ा बनकर तैयार हो जाता है तो उसे काफी खुशी मिलती है, उसी तरह उन्हें भी खुशी मिल रही है। खुशी हो रही है जो कुम्हार की तरह जो घड़ा बनाता है, और घड़ा जब चमकता है तो कुम्हार को सबसे ज्यादा खुशी होती है। मुझे भी आज खुशी वैसे ही हो रही है, क्योंकि मैंने मंच से भी कहा कि जब नरेंद्र मोदी जी ने इथेनॉल पॉलिसी बनाई ग्रीन एनर्जी के लिए, तो हमने भी उस वक्त इथेनॉल पॉलिसी बिहार के लिए बनाई। हमारी राजनीति अलग अलग है, क्योंकि मंच पे कोई सरकारी मंच भी नहीं था, ये तो दिन कोमल सिंह और शुभम सिंह का मंच था। तो इस पे हमें इन्होंने अतिथि के तौर पे बुलाया, माननीय मुख्यमंत्री भी आए और उन्होंने अपनी बात कही, हम लोगों ने, मैंने भी अपनी बात कही प्रधानमंत्री को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बिहार को बड़ी सौगात देते नजर आए। सीएम ने आज 628 सतही सिंचाई एवं जल संचयन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम आवास के संकल्प में कार्यक्रम आयोजन किया गया, जहां से सीएम ने सभी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आपको बता दें कि सीएम ने जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया है उस पर 715 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दरअसल बिहार सरकार ने 2025 तक हर खेत तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को पूरा करने में जल संसाधन विभाग के साथ लघु जल संसाधन विभाग की
बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान सीएम ने आज फिर से अधिकारियों की जमकर क्लास ले ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरों से लेकर अधिकारियों को नसीहत दी। साथ ही ये भी कहा कि आज भी लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। अधिकारियों से उन्होंने कहा कि आप लोग किसानों को समझाइए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां तक कहा कि बिहार में जो काम हुआ उसका मेंटेनेंस भी बेहद जरूरी है। सबको देखते हैं, मेरा बतवा सुनना चाहते हैं। आज जितना देर हम कहते रहते हैं, कुछ सुनते हैं, लेकिन नीचे देख करके मोबाइल देखते रहते हैं। तो सब तो मोबाइले पर चले गए। अब पहले तो जितना बात समझाते थे, कहते थे, तो सब लोग समझते थे। अब आजकल तो मोबाइले में जाते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि हर चीज को मोबाइल में भी डलवा दीजिए, ताकि जो कुछ भी होगा सब लोग होगा। कि हर चीज को देखते रहिए और भी जो जरूरत है उसके बारे में सोच लीजिए। और इस बार जो खराब स्थिति नहीं हो पाई, इससे खुशी की तो कोई बात ही नहीं। एक लेकिन संभावना है कि इधर उधर कुछ हो सकता है, तो उसके लिए लोगों में काफी अलर्टनेस जरूरी। तो इसके लिए भी जरा सा प्रयास करिएगा और सब देखते रहिए। और हर चीज को जरा जो चीज बनाते हैं उसको मेंटेन जरूर करिए। नहीं, अगर मेंटेन नहीं करिएगा तो कोई चीज तैयारी कर दीजिएगा तो कोई मतलब है। गर्मी की शुरुआत अभी ठीक से हुई भी नहीं कि आग ने बिहार में तांडव मचाना शुरू कर दिया है। आज राजधानी पटना समेत 4 जगहों से आग लगने की घटनाएं सामने आई। आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। राजधानी पटना का शास्त्री नगर इलाका भीषण अगलगी से दहल उठा। गुरुवार दोपहर शास्त्री नगर थाने के पास झुग्गी बस्ती में भीषण आग लग गई। इसमें 200 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर राख हो गई। तेज हवा चलने के कारण आग तेजी से आसपास के इलाकों में फैल गई। आग ने कई पेड़ों को भी अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि 6 फायर स्टेशन से आई दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मौके पर अग्निशमन विभाग की डीजी शोभा अहोतकर भी पहुंची। शास्त्री नगर में थाना के ठीक सामने जो झोपड़पट्टी है उसमें भीषण आग लग गई है और फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां यहां मौके पर पहुंच गई हैं। और आग की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मौके पर डीजी फायर सर्विसेज शोभा अहोतकर भी पहुंच गई हैं और अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको लगातार इंस्ट्रक्ट कर रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काम करना है और आग पर काबू पाना है। भीषण अग्निकांड है और किस तरीके से ये आग लगी थी और क्या कुछ हुआ है, डीजी फायर सर्विसेज इस वक्त पहुंच गई हैं। लेकिन एक बात साफ तौर पर यह है कि गरीबों का कुछ बचा नहीं है, सब कुछ जलकर खाक में तब्दील हो गया है। दरअसल हवा की लपटें इतनी अधिक तेज थी कि कुछ भी बचा पाना मुश्किल साबित हो रहा था। अगलगी की ये तस्वीरें भागलपुर की हैं, जहां लैलक स्टेशन के पास की दुकानों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयावह रूप ले लिया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आधा दर्जन दुकान जल चुकी थी। दुकानों के पास के कई एकड़ खेत में भी आग फैल गई। अगलगी में लाखों के नुकसान की बात बताई जा रही है। खगड़िया के बिलदौर प्रखंड के पिरनगरा पंचायत में भी आग ने तांडव मचाया। यहाँ के केहर मंडल टोला में आग लगने से 5 घर जलकर राख हो गए। आग की लपटों ने तेजी से घरों को अपनी चपेट में ले लिया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग से लाखों की संपत्ति खाक हो गई। तो वहीं बांका के लीलागोड़ा में भी खाना बनाने के दौरान फूस के घर में आग लग गई, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। अगलगी में एक मवेशी की झुलसने से मौत हो गई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त सासाराम से आ रही है, जहां पर कल जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। 28 मस्जिदों के बाहर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। वहीं विभिन्न इलाकों में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। 102 जगहों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की भी तैनाती रहेगी। कल जुम्मे की नमाज है और इसे लेकर प्रशासन किसी तरह की कोई कोताही नहीं करना चाहता है। 28 मस्जिदों के बाहर पुलिस बल की तैनाती होगी। 102 जगहों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल भी तैनात रहेंगे। हिंसा के बाद लगातार 7वां दिन जब इंटरनेट सेवा बाधित रही है जिले में, बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद को सासाराम में
घुसने से भी रोका गया। ये प्रतिनिधिमंडल सासाराम जाने के लिए निकला था, लेकिन स्थिति को देखते हुए प्रतिनिधिमंडल को सीमा के बाहर से ही वापस कर दिया गया। और सासाराम संवाददाता अजीत कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत, किस तरह की तैयारी कल जुम्मे की नमाज को लेकर, क्योंकि पहले से ही एहतियात बरते जा रहे हैं, अब इस जुम्मे की नमाज के लिए क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं? क्योंकि स्थिति काफी सामान्य हुई है, जिसको देखते हुए एहतियात बरता जा रहा है। पिछले 6-7 दिनों से जिस तरह से शहर में माहौल है उसमें काफी सुधार हुआ है और जिंदगी पटरी पर लौट आई है। लोग सामान्य तरीके से दिनचर्या बिताने लगे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन एहतियातन कल जो जुमे की नमाज है उसको देखते हुए 28 जो मस्जिद है करबला है, जहां नमाज जो होती है सामान्य तौर पर हर जुम्मे को, उसी को देखते हुए वहां पर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति हुई है ताकि कहीं से कोई समस्या ना हो और जो सामान्य तरीके से नमाज हर जुम्मे को होती है वो इस बार भी हो। तो इसके लिए एहतियातन एक एक्शन लिया गया है, कदम उठाया गया है कि सभी जगह दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति होगी। ऐसे भी जिला में 100 से अधिक जगहों पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट तैनात है, लेकिन फिर भी कल विशेष रूप से दिन के अजीत, इंटरनेट सेवा बंद है, 7 दिन हो चुके हैं। लोगों को इंटरनेट का इस्तेमाल करने को लेकर कब तक स्थिति सामान्य हो जाएगी? जी, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो जिंदगियां हैं वो सामान्य हो गई हैं, लेकिन इंटरनेट सेवा बाधित रहने से लोगों को परेशानी है, क्योंकि परीक्षा का समय चल रहा है। बीए की परीक्षा चल रही है, स्नातक की परीक्षा चल रही है। छात्रों को एडमिट कार्ड निकालने के लिए दूसरे जिले तक जाना पड़ रहा है। कई लोग अपने कामकाज के लिए इंटरनेट सुविधा के लिए अन्य जिलों का सहारा ले रहे हैं। तो 31 मार्च के रात से जो इंटरनेट बंद हुई है, आज भी बंद है। अमूमन ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि कल शाम या परसों तक इंटरनेट बहाल होगी। तो इंटरनेट की सुविधा नहीं रहने से परेशानी बढ़ी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो सामान्य होती स्थिति, लेकिन इस बीच कल जुम्मे की नमाज है और एहतियाती कदम प्रशासन की तरफ से हर संभव उठाए जा रहे हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। गर्मी हुई शुरू, आ गया गुरु। घर लाएं अपना कूलर मात्र 1 रुपए की डाउन पेमेंट पर। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Headlines presented by Elegant Steel, India's #1 QST bar. भरोसा दिखता नहीं टिकता है। नहीं रहे झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, चेन्नई के अस्पताल में ली अंतिम सांस। कल सुबह
रांची पहुंचेगा पार्थिव शरीर, बोकारो में होगा अंतिम संस्कार। जगन्नाथ महतो के निधन पर झारखंड में 2 दिन का राजकीय शोक, सीएम ने स्थगित की कैबिनेट की मीटिंग, तमाम नेताओं ने जताया शोक। गुमला थाने में 5 मशीनों से 6 घंटे तक हुई नोटों की गिनती, 6 करोड़ 53 लाख से ज्यादा कैश बरामद, पुलिस, बैंक और इनकम टैक्स के अफसर रहे तैनात। झारखंड बंगाल बॉर्डर पर लगातार तीसरे दिन जारी रहा कुर्मी समाज का आंदोलन, नेशनल हाईवे पर 20 किलोमीटर लंबा जाम, जनजीवन अस्त व्यस्त। 4 मर्डर के दोषी को 2 साल बाद फांसी की सजा, जमशेदपुर की अदालत ने सुनाया फैसला, पीड़ित परिवार ने फैसले का किया स्वागत। Presented by Elegant Steel, India's #1 QST bar, भरोसा दिखता नहीं टिकता है।